हाँ, चलिए भाई आवाज आ रही। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर। ठीक, हमने उसके कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 30 या 31 के आसपास है कुछ। फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। चलिए शुरू किया जाए। हम्म। चलिए सब ठीक है। हम्म। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा। चलो बताओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देख लो। करेक्ट, कंसीडर हेनरी ला कांस्टेंट फॉर सम गैसेस इन वाटर। हेनरी ला कांस्टेंट दिए हुए हैं। कुछ गैसेस हैं आपके सामने मेंशन है। चलो, आर्गन है, CO2 है, फॉर्मल्डिहाइड है, मीथेन है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे सबके हेनरी ला कांस्टेंट दिए गए। ठीक है। चलो, आपने पढ़ा है जो सॉलिबिलिटी होती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी ला कांस्टेंट। ये तो पढ़ा है आपने। तो जिसकी सॉलिबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, जिसके हेनरी ला कांस्टेंट सबसे कम होगा, तो क्या होगा? इंक्रीजेज ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। पूछा क्या है? सॉलिबिलिटी का ऑर्डर। तो जिसका हेनरी ला कांस्टेंट सबसे कम होगा, बताओ सबसे कम किसका? सबसे छोटा ये है 10⁻⁵ में, देख लो। तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी होगी? जिसका सबसे कम हेनरी ला कांस्टेंट होगा, फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? उसके बाद है मीथेन, सबसे मिनिमम। उसके बाद CO2 है। उसके बाद कौन है? आर्गन है। तुम्हारा ये ऑर्डर होगा, ये हमारा ऑर्डर होगा। क्या है भाई? फॉर्मल्डिहाइड, फिर मीथेन, फिर CO2, फिर ऑर्गन। फॉर्मल्डिहाइड के बाद मीथेन, सबसे लीस्ट है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब इसका नॉन ऑफ दीज है। करेक्ट। सही ना भाई? देख लो ऑर्डर में कहाँ है। एक भी सही ऑर्डर नहीं, इसके अकॉर्डिंग एक भी नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आर्गन लास्ट में होना चाहिए था। आगे बढ़ा जाए। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूस, दूसरे पे आ गए। तेरा मास ऑफ यूरिया to be dissolved in 100 gram of water, Kb value दी है, मोलर एक्सप्रेशन कांस्टेंट, to prepare a solution having boiling point। कह रहा है एक सोल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 101। तो हमें ये क्वेश्चन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Kb इंटू है। आई भी होता है लेकिन यहाँ कुछ मेंशन नहीं, तो आई की वैल्यू 1। ठीक है। चलो, डेल्टा टीबी कितना होगा भाई? वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री, बढ़ के कितना हो गया? 101। कितना एलिवेशन हुआ? 1 डिग्री का, मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू 1 है। केवी कितना है भाई? 0.52 दिया हुआ है। मोलिनिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ यूरिया, सोल्यूट कौन है? यूरिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तभी तो आई की वैल्यू 1 होगी। चलो, मास हमसे मास ही तो पूछा है। कौन? मोलार मास कितना होता है यूरिया का? 60। मोल्स ऑफ सोल्यूट ये हो। और कौन? मोलार ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये 100 ग्राम है अपॉन 1000। तो 1000 कहाँ लेना पड़ेगा? ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये जीरो हटाओ, ये जीरो हटाओ, ये जीरो, 1 2 3, 6 इधर आ गया। 6/0.52 वैल्यू क्या आई भाई? 6/0.52 उधर आ गया हमारा मोलेलिटी। क्या आ गया भाई? मोलेलिटी। अब इसको सॉल्व करो। अच्छा सोचो, कॉमन सेंस, कि अगर ये 0.5 होता सिर्फ, तो हाफ होता तो 6 2 12 होता, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 12 से आंसर थोड़ा छोटा होगा। 12 से छोटा एक ही ऑप्शन है, कौन? थर्ड ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तेरा फॉर 1 मोलर aqueous solution of the following compounds, which one will show the highest freezing point? कह रहा है 1 मोलर aqueous solution, विच वंस विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो बताओ क्या होता है? डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम। मतलब हमारा जो डेल्टा टीएफ है,
डेल्टा टी एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जिसका वॉन ऑफ फैक्टर ज्यादा हो, जिसका वॉन ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डिप्रेशन ज्यादा होगा मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है, वो तो डिप्रेशन हो गया ना, डिप्रेशन ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, हमसे क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जितना ज्यादा डिप्रेस होगा मतलब उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इसीलिए इनवर्स है। तो जिसका आई सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें डिप्रेशन कम हो। जिसका आई कम उसमें डिप्रेशन कम, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। समझ गए? अब बताओ सबका बॉन्ड ऑफ वेक्टर लिखो। इसमें बॉन्ड ऑफ वेक्टर क्या आएगा, कितने काउंटर आए थे, 3। टोटल आई की वैल्यू 4 आई। कितने काउंटर आए हैं, 2। तो 2 और 1 3 आएगा, ठीक। एक ही सी एल है तो बाहर कितना आएगा, 2 1 1 2 आएगा। यहाँ एक भी सी एल नहीं, यहाँ तो डिसोसिएशन नहीं, यहाँ बॉन्ड ऑफ वेक्टर 1। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अगर हमसे पूछता बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला वो डेल्टा टीवी, मतलब एलिवेशन, जिसका आई ज्यादा उसका एलिवेशन ज्यादा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और उसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर भी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसी का ज्यादा हो तो इसका आई ज्यादा हो। चलो अगला क्वेश्चन है, टू लिक्विड्स एंड बी फॉर्म अ सॉल्यूशन एंड इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। हमारा जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन हो रहा है पी ए कितना आ रहा है, वो लेस देन किससे, ऑब्जर्व से ना। तो जो पी ए है वो लेस देन है किससे, एक से इंटू पी नॉट ए। मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन हुआ है वो कम आ रहा है किससे, ऑब्जर्व से। क्या आ रहा है हमारा भाई, कम आ रहा है किससे, ऑब्जर्व से। इसका मतलब है ये कौन सा डिवीजन शो कर रहा है, बताओ। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू से कम है, ऑब्जर्व वैल्यू तो एज पर राउल्स लॉ ना, तो हमारा जो एज पर राउल्स लॉ होता है वो ये होता है, उससे कम आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रेशर कम आ रहा है। इसका मतलब वो कौन सा डिवीजन शो करेगा, वो शो करेगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स। इसका मतलब है अब ऑप्शन से तेरा लोअर बॉइलिंग पॉइंट अगर निगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा भाई, बताओ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घटता है कि बढ़ता है। पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट घटता है ना, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है इसीलिए वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। चलो पहला ऑप्शन है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो पहला तो रॉन्ग। वीकर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नहीं, इंटरेक्शन बढ़ गया है तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। मतलब उनमें जो ए बी का इंटरेक्शन है वो क्या है भाई, वो ज्यादा हो गया देन ए एंड बी बी, मतलब जो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन था उससे ज्यादा इंटरेक्शन आ रहा है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गई है बिटवीन ए एंड बी, देन ना ना ना, वीकर नहीं, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो गया। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फेज, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बताओ डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है भाई नेगेटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो होती है, करेक्ट। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है भाई, लेस देन जीरो होती है। क्यों, क्योंकि जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएंगे, पास पास थोड़े से आ जाएंगे, जब उनमें इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या हो जाएंगे, क्लोजर आ जाएंगे, तो जो वॉल्यूम होगा मिक्सिंग वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से घट जाएगी। इसका मतलब ये करेक्ट है। पॉजिटिव डेविएशन लिखा है, नहीं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये भी रॉन्ग।
ये अच्छा क्वेश्चन था थ्योरी का, ठीक है। आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तेरा सल्यूट है, हैविंग मोलार मास दिया हुआ है। तेरा ये टेट्रामेराइज, मतलब ये क्या हो रहा है? टेट्रामेराइज का मतलब इसके फोर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? A4 बना रहा है। एक्चुअली क्या बना रहा है भाई? ये बना रहा है A4, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है कितना? 0.25। देन द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। पहला काम है तुम्हारा अल्फा निकाल, पहला काम है वांट ऑफ फैक्टर निकालने का। एसोसिएशन हो रहा है तो 1/n-1, डिसोसिएशन में n-1 होता है ना। और यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ तुम्हें कितना? 0.25। 0.25 का मतलब 1/4 I-1। ये टेट्रामेराइज हुआ तो इनकी वैल्यू क्या है भाई? अगर डाइमेराइज होता है तो दो होती है, टेट्रामेराइज हो रहा है 1/4 - 1। क्या आएगा भाई? क्या आएगा सॉल्व होके, ये बताओ। 1/4 - 1 कितना आएगा ये? -3/4 उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। 1/4 इंटू -3/4, ये नजर आ रहा है कि दूसरा कलर कर दे? चलो दूसरा कर दे। इक्वल टू I-1, मल्टीप्लाई करो -3/16, -1 इधर आएगा, +1 इज इक्वल टू आई। 16 1 तो आई की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई भाई? 13/16 आ गई। कितनी आ गई? तुम्हारी आई की वैल्यू आ गई कितनी? 13/16। करेक्ट। देख लो, तो हमें पूछ रहा है कि एबनॉर्मल बुला रहा है, तो हमें पड़ा है आई की वैल्यू नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। मोलार मास एबनॉर्मल क्या होगा? ये फार्मूला पड़ा नीचे आ जाएगा। नॉर्मल कितना होगा भाई? नॉर्मल मास दिया होगा कितना? 100 अपॉन कितना आया? 13/16। 16 कहाँ गया ऊपर? 13 1 13, 13 2 26, 13 3 123 समथिंग, 123 ऑप्शन। पहला काम है आई निकालने का। आई जब निकल गया तो फॉर्मूला आपको पता है, नॉर्मल अपॉन एब नॉर्मल से हम इसका मोलार मास हम निकाल लेंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ा जाए क्या? सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमेराइज इन बेंजीन, ठीक है। W ग्राम acid dissolved in 30 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 2 Kelvin, ठीक है। If the percentage association of the acid to form dimer in the solution is 80, then 2 Kf दिया हुआ है। पहला काम है आपका आई निकालना, फिर वही सेम क्वेश्चन अल्फा लगा। क्या क्या दिया क्वेश्चन है भाई, देख लो, देख लो एक बार अच्छे से। कह रहे बेंजोइक एसिड है, डाइमराइज हो रही है, ठीक है। और उसमें डिप्रेशन आ रहा है, किसमें? फ्रीजिंग पॉइंट है। कितना दिया हुआ है? 2 केल्विन। हमें लास्ट में यही लगाना, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। इसका मतलब है कि हमें पहले आई चाहिए। क्या चाहिए भाई? फार्मूला तो लगेगा भाई, पहला काम आई निकालने का हमारा। तो अल्फा इक्वल टू क्या फार्मूला? I-1 अपॉन N1/N1, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, तो डाइमेराइज हो रहा है। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या क्या गिवन। परसेंटेज एसोसिएशन कितना है? 80%। 80% का मतलब 80/100, ठीक है। I-1, I-1 है तो इनकी वैल्यू 2 होगी, 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, ठीक। हटा दो 2 0, हाफ -1 आएगा, -हाफ, -हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा -2/5। पूरा सॉल्व हो ओके, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन फास्ट रखो अपनी। यहाँ से आएगा क्या? 2 आएगा, हाफ आएगा, 2 4 टू 2 2 5 10, तो आई
तो मतलब I-1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2/5। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 - 2/5 कितना आता है भाई? 3/5। देख लो सॉल्व करके। हमारा आई आ गया, इसी फार्मूले में लाके हमें रखना है। चलो रखो भाई। आई की वैल्यू आ गई कितनी? 3/5। ठीक है। के एफ कितना है? के एफ यहाँ दिया हुआ 5। मोलेनिटी क्या होती है भाई? डिप्रेशन कितना था फ्रीजिंग में? 2 केल्विन का रखो तो। मोलेनिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमसे उसका वेट ही पूछा है, कितना क्या मतलब डब्ल्यू अपॉन मोलार मास। मोलार मास कितना होता है? बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का मोलार मास यहाँ से कितना है भाई? 122 इंटू अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट केजी में कितना किया? सॉल्वेंट क्या है? ये हमारा हमारा सॉल्वेंट ये 30 ग्राम है, केजी में चाहिए 1000 ऊपर जाएगा क्योंकि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसी को आपको क्या करना है? इसी को आपको सॉल्व करना है। ये 5 से ये 5 हटा दो, ये पूरा इधर कर दो। 2 × 122 × 30 अपॉन 3 × 1000 इक्वल टू डब्लू। 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 10। एक जीरो से एक जीरो हटा दो, कितना आ रहा है? 244/100। ये डब्लू आ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, अब देख लो। ऑप्शन देखो कितना आ रहा है भाई, यही तो है। 2.44 यहाँ से आ रहा है ना, 100 डिवाइड करो तो कितना आएगा? ये आएगा 2.44। करेक्ट। देख लो अच्छे से एक बार। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ एट बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। अच्छा, जो दिया है उसको फट से लिखो, ये 2 टाइम्स है, ठीक है। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन एक्स ए दिया हुआ है। 0.66 का मतलब 2/3 होगा। तो दोनों का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है। अगर एक 2/3 है तो दूसरा 1 - 2/3, तो 1/3 होगा। हमसे पूछा गया रेशियो बताओ, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। तो बताओ पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी क्या होगा भाई? क्या होगा? पी ए अपॉन पी बी। अरे भाई पार्शियल प्रेशर का फार्मूला पता है ना आपको, क्या होता है? यही यही से सॉल्व हो गया आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होता है? पी नॉट बी तो एक्स बी। तो यहाँ से एक्स से आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो हमारा जो रेशियो आएगा, पी नॉट ए की वैल्यू पी ए अपॉन एक्स ए, ठीक। पी नॉट बी की वैल्यू पी बी अपॉन एक्स बी। और रख दो रेशियो। पी ए की जगह क्या रखोगे? 2 टाइम्स, तो 2 रखोगे तो पी बी से पी बी हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? 2 बचेगा। एक्स बी की वैल्यू क्या रखनी है? एक्स बी की वैल्यू 1/3 रखनी है, तो 1/3 रख दो। एक्स ए की वैल्यू 2/3 रखनी है, तो 3 से 3 भी चला गया, 2 से 2 भी चला गया। हमारा रेशियो 1 आ गया, मतलब 1:1 आ रहा है। क्या आ रहा है? मतलब हमारा फर्स्ट ही आंसर सही। ठीक है, ये तो इजी था। आगे बढ़े। चलिए भाई, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एच सी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ, बताओ कौन कैसे सॉल्व करोगे? इफ ऑन टॉप डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है क्या होता है? तो होता है के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा। तो पहले तुम्हारा काम अल्फा निकलेगा। अल्फा कैसे निकलेगा भाई? अल्फा का फार्मूला आपको पता है, अल्फा होता है I-1 अपॉन डिसोसिएट हो रहा है तो N-1। एच सी एन का डिसोसिएशन हो रहा है, वॉन ऑफ फैक्टर दिया है कितना है भाई? आई की वैल्यू दी है 1.002 - 1। एन एच सी एन अगर टूटेगा तो एन की वैल्यू 2 ही आएगी। अरे एक एच प्लस में टूटेगा और सी एन माइनस, तो एन की वैल्यू 2 ही आएगी ना। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही? नीचे 1 हो गया, तो फिर -0.02 आए, मतलब 0.002 आ रही अल्फा। मुझे अल्फा बहुत छोटा है, नहीं तो फार्मूला ये होता है, जब अल्फा बहुत छोटा होता है तो 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया जाता है। तो हमारा जो के आएगा एक्चुअल में सी इंटू अल्फा स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब मोलेरिटी कितनी है भाई? मोलेरिटी
कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻², अल्फा आ चुका। अल्फा एक्चुअल में है कितना? ये एक्चुअल में ये है 2 × 10⁻³ मैं यहाँ लिखूंगा 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। बताओ 2 का स्क्वायर 4, -6 और -2 कितना हो गया? -8। ऑप्शन में देख लो कहाँ है। ऑप्शन में देख लो कहाँ है? यहाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ ये बताओ एकदम मोलेलिटी, और ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है इस बार। मोलेलिटी वाले रिलेशन बताओ, रिलेशन क्या पड़ेगा मोलेलिटी का? P0 - PS बाई PS इज इक्वल टू Na अपॉन या N1 अपॉन N2, जो भी तुम लिखते हो, ये फार्मूला है। नहीं ये वाला चीज मोलेलिटी, फिर इसको मोलेलिटी बनाते हो, बताओ फार्मूला क्या आता है जब मोलेलिटी डिराइव करते हो? तो M × M मोलार मास अपॉन, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। चलो बताओ क्या होगा। P0 कितना है? वेपर प्रेशर, क्या कह रहे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, हमसे ये पूरा पूछा है, हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब इस पूरे की वैल्यू बताओ। The relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution containing non-volatile solute is approximately, इसी में रख दो। मोलेलिटी कितनी है? चलिए रिलेटिव लोअरिंग नहीं है भाई ये, करेक्ट। कितना होगा? मोलेलिटी कितनी है? 0.7 मोलार मास एक्स्ट्रा अपॉन 1000। सॉल्व करो इसको, आंसर आ जाएगा ना। बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कहीं कहीं ये वाला भी यूज कर लेते हैं, कहीं को अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है तो यही वाला आ जाता है, समझ गए? यही हमसे रिलेटिव लोअरिंग पूछा है तो हम इसी का यूज कर लेते हैं, ठीक। अगर न्यूमेरिकल कहीं आए एक आध केस में, वहां पे हम यहाँ पीएस यूज करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। हमने इसको माना है कि बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, एक्चुअल में ये डाइल्यूटी सोल्यूशन बोला क्योंकि तुमसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एफर्ट पूछा है, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा फार्मूला होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि जब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड होता है, नहीं तो फिर थोड़ा चेंज ऑन करके तब हो जाता है। चलो इसको देखो, 18/7 का कितना होता है भाई? 126। 12.6 अपॉन 1000, 3 डिजिट डेसिमल किसका दो? 0.0126। ऐसा ऑप्शन कौन सा है देखो। एक रिलेशन, एक न्यूमेरिकल लिया गया जहाँ पे P0 - PS अपॉन PS का यूज होगा, ध्यान देना। तो कौन सा आंसर आ रहा है भाई? 0.0। हमसे रिलेटिव लोअरिंग पूछा, इसका मतलब वो सोल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड ही लिया होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको हम यूज कर लिए, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डेल्टा P बाई P0 भी बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आगे बढ़ जाओ, ये बहुत अच्छा रिलेशन है। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई? पाई इज इक्वल टू होता है I × C × RT। तो पढ़े हो आपने, पहला काम आपका आई निकालना। हमें पता अल्फा का फार्मूला क्या होता है? I - 1। डिसोसिएशन हो रहा है तो N - 1, ठीक है। अल्फा कितना है भाई? देख लो 90%, मतलब 90/100। I - 1। एन कितना होगा? सोडियम फॉस्फेट है, कैसे टूटेगा? 3Na+ और फॉस्फेट कितने में टूटा आयंस में? 3 और 1 4, तो 4 - 1। ये 0 0 हटा दो, 9/10 आया ये। 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। ये 3 उधर जाएगा, 3 9 27, 27/10 -1 उधर गया तो +1 हो गया, यहाँ बचा ही 2.7 + 1 कितना हो गया भाई? 3.7। ये हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ गया। क्या आ गया हमारा? हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ गया, ठीक। बस अब लाके इसी में रख दो। चलो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ गया, तो बताओ पाई चाहिए हमें।
आई कितना आ गया 3.7। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी कितनी है भाई 0.1 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या लेते हैं 0.082 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर है 27। 27 को केल्विन बनाओ कितना आएगा 300। बस इसी को अब सॉल्व कर लें अप्रोक्स में देख क्या आ रहा है बताओ। दो जीरो इसको दे दो 3 2 6 3 8 24 मतलब 2.46 ये सब एडजस्ट हो गया सब 3.7। कितना आ रहा है भाई मुझे लग रहा है 9.1। ठीक है क्योंकि उससे बड़ा ही है। अब इसको सॉल्व कर ले 9.1 ही आएगा देख ले। देख ले भाई देख ले एक बार देख ले। ठीक है कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए तुम्हारे एग्जाम में नहीं तो फिर मसला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक बार सोल्यूशन विल शो क्या शो करेगा भाई। हम्म हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट व्हेन ईच ऑफ 0.2 मीटर। बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है भाई डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। चलो बताओ। कंसंट्रेशन सबका सेम है तो सिर्फ ये देख लो ना। आई किसका ज्यादा होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है अब आई बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें आएगा आई। यहाँ आई की वैल्यू 3 आएगी 2 ए प्लस और ये यूरिया है। यूरिया का तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1। एल्यूमिनियम फॉस्फेट है जनरली ये वाटर इन सॉल्वेंट ना। फिर भी तोड़ो इसको क्या बनाएगा क्योंकि हमें तोड़ा गया है। यहाँ आई की वैल्यू 2 आए इसको तोड़ो। देखो आई की वैल्यू कितनी आई 4। बॉन्ड ऑफ वेक्टर 4 जिसका आई ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। देख लो ऑर्डर लिखना होता तो बताओ क्या होता ऑर्डर 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 सबसे बढ़िया डी फिर ए बी के बाद ए हाँ ठीक है फिर सी फिर बी ये ऑर्डर होता है किसका बॉइलिंग। ये ऑर्डर ही पूछता है इसलिए। चले भाई इसका बताएं वेपर बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो 30 है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है मतलब इसी में से शायद फंस जाए एग्जाम। थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना इसकी आइडियल नॉन आइडियल की हिंदी ला की। ठीक है चलो द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी आर दिस when equimolar mixture of A and B are mixed find the ratio of mole fraction of A and B in vapor phase। तो द वेपर फेज में क्या होता है वाई क्या होता है भाई वाई होता है पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी ना यही होता है भाई। सिमिलरली वाई भी वही होगा पी नॉट बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। हमसे पूछा है मोल फ्रिक्शन वाई भी मोल फ्रिक्शन है वेपर फेज में और एक्स से एक्स भी कहाँ है सोल्यूशन फेज में। चलो वाई ए अपॉन वाई बी क्या होगा दोनों का अगर डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा बताओ पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी और बोला गया है इक्वी मोलर। इक्वी मोलर है मतलब दोनों के मोल बराबर है। जब दोनों के मोल बराबर है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन भी बराबर होंगे इसको हटा दो फिर वो लिखा है यहाँ इक्वी मोलर मोल बराबर तो मोल फ्रैक्शन भी बराबर ही होगा तो बस बचा क्या पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी कितना है पी नॉट ए भाई पी नॉट है 150 और पी नॉट भी है 300 1:2 का रेशियो है 1:2 यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे 1:2 यहाँ पे देख लो देख ले एक बार सब सही चल रहा है ना। हाँ चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये है वैल्यू ऑफ बॉन्ड पर फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट और 6H2O बताओ तोड़ दो इसको ये एक डबल सॉल्ट है
जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, आयरन प्लस टू बनाएगा, और क्या बनाएगा, सल्फेट बनाएगा, और क्या बनाएगा, दो अमोनियम बनाएगा, और क्या बनाएगा, एक और सल्फेट बनाएगा। अब टोटल काउंट कर लो, टोटल काउंट कर लो, दो तीन चार एक पाँच, क्वांटम फैक्टर आएगा पाँच। पढ़े हो ना आप, कैडना लाइट, फेरस सल्फेट, पोटैश, एलम। ये क्या है बताओ, इसका नाम क्या है, मोर सॉल्ट। Which one of the following pairs of solution can we expect to be isotonic at the same, बताओ इसमें कंसेंट्रेशन सेम। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी, या सी को एम भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है ना। चाहे सी लिखो चाहे एम लिखो एक ही बात है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा आई इंटू एम। कैपिटल सी या कंसी मोलैरिटी एक ही बात है। देखो जिसका बॉन्ड था फैक्टर, इनका इनका प्रोडक्ट जिसका सेम हो। अच्छा, पहले में आता है यूरिया, यूरिया का बॉन्ड ऑफ फैक्टर वन होता है, NaCl का बॉन्ड ऑफ फैक्टर दो आएगा, तो टू इंटू, नहीं ये तो सेम नहीं है, इसका वन इसका तीन आ रहा है, ये भी सेम नहीं है, इसका तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पे 0.2 भी है। NaCl का बॉन्ड ऑफ फैक्टर दो आएगा, 0.2 हो जाएगा, यहाँ तीन आएगा, 0.3 हो जाएगा, ये भी। कैल्शियम नाइट्रेट बॉन्ड ऑफ फैक्टर थ्री आएगा, तो इंटू 0.3, यहाँ पे भी देखो बॉन्ड ऑफ फैक्टर दो Na प्लस तीन ही आ रहा है, 0.3, मतलब यही बराबर है, मतलब फोर्थ हमारा ही इक्वल है। देख लो, इसका बॉन्ड ऑफ वेक्टर दो है, एक कैल्शियम टू प्लस, टू NO थ्री माइनस, दो Na प्लस, एक सल्फेट माइनस। ठीक है, आगे बढ़ो। विच चेंज विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर एक्वस NaCl सोल्यूशन। बताओ प्रेशर क्या होता है भाई, जो प्रेशर होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें, तो जो सोल्यूशन का वेपर जो प्रेशर होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो किस बात पे डिपेंड करता है, सोल्यूशन का प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो, क्या होगा, डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, जितना डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उतना सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब उतना प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ज्यादा आएगा। अब ऑप्शन में अरे एडिशन ऑफ KCl, नहीं तुम सॉल्यूट ऐड कर दो, हमें सॉल्वेंट ज्यादा चाहिए, एडिशन ऑफ यूरिया नहीं, सॉल्यूट ऐड कर दो, एडिशन ऑफ NaNO3 नहीं, अच्छा क्या, वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, सॉल्वेंट ऐड करोगे, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा सॉल्वेंट का, तो हमारे सोल्यूशन का जो सोल्यूशन किसका है, NaCl का, उसमें हम सॉल्यूट नहीं ऐड करेंगे, हम उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो सोल्यूशन का प्रेशर है वो ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्वेंट के मोल होंगे उतना ज्यादा सोल्यूशन का प्रेशर है। ठीक है, आगे बढ़े, बता दो इसका। तेरा वो मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका मोलार मास इतना है, डिजॉल्व 90 ग्राम वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 75%। उसका वेपर प्रेशर घट गया, कितना घट गया भाई, 75%। बताओ क्या, ये 90 क्यों नहीं, 90 ग्राम है, ठीक है, ये क्या है, 90 ग्राम। चलो बताओ आंसर क्या आएगा, सॉल्व करो इसको। क्या होता है फार्मूला भाई, पी नॉट माइनस PT, या जो तुम मानते हो कोई मसला नहीं, सोल्यूशन या PS जो भी मानते हो। क्या है रिलेशन भाई, पी नॉट माइनस PS अपॉन PS, ऐसे लिखोगे तो N1/N2 लिख सकते हो। ठीक, तो कह रहा है कितना घट गया, वेपर प्रेशर रिड्यूसेस टू, टू का मतलब यहाँ रिड्यूसेस टू 75 का मतलब है घट के वो 75% हो गया, बाई का मतलब होता है 25, 25% डिक्रीज कर गया, तो बच्चा है 25%, डिक्रीज टू का मतलब है
तो घट के 75% बचा है, मतलब जो हमारा पीएस है वो 0.75 है किसके, पी नॉट के। मतलब ये वैल्यू है एक्चुअल में 3/4 पी नॉट। चलो यहाँ पे रखो, पी नॉट माइनस 3/4 पी नॉट अपॉन 3/4 पी नॉट इक्वल N1/N2। N1 क्या है, सोल्यूट कितना ग्राम है, वही तो हमसे पूछा है। मोलार मास दिया हुआ है 45। दूसरे पे आ जाते हैं, 90 ग्राम वाटर है तो 90/18 सॉल्व करो इसी को। इसी को आप सॉल्व कर ले, पी नॉट गया 1 माइनस 3/4, 1/4 नीचे 3/4 तो बचा 1/3। फास्ट कैलकुलेशन फास्ट, 18 5 जा 90, m अपॉन 5 इंटू 45, 315 आया, 15 5 जा 75, तो मोलार मास आ गया कितना ग्राम भाई, ऑप्शन में है 75। ये आ रहा है आपका 75, कहाँ है यहाँ, ठीक। हाँ, देखो ये फार्मूला जनरली तब यूज होता है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू N1/N, जब सोल्यूशन क्या हो, वेरी डाइल्यूटेड। इसी के लिए ये ना, नहीं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ होता है N1/N1 प्लस N2। तो जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा, N1 सोल्यूट का मोल है और N2 सॉल्वेंट का, जब डाइल्यूटेड ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट का मोल ज्यादा होगा, तो N1 प्लस N2 की वैल्यू N1 ही ली जाएगी, N2 ही ली जाएगी, N1 कैंसिल हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मेरा बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये तो आसान है, मतलब वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ताकि वो आसानी से वेपोराइज हो जाए, इवापोरेशन फास्ट हो जाए। तो जी वेपर प्रेशर इनवर्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, सबसे कम किसका है भाई, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ए का है, इसलिए उसी का सबसे ज्यादा होगा। क्या, वेपर प्रेशर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इजी था। चलो, इफ द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज ट्रिपल्ड, मोलैलिटी तो कह रहा है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी, केबी जो है इस बात पे डिपेंड नहीं करते, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, मोलैलिटी इस सब पे डिपेंड नहीं करती, ये किस बात पे डिपेंड करेंगे, ये अनचेंज रह जाएंगे, ये क्या रह जाएंगे, अनचेंज, क्योंकि ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, मोलैलिटी घटाने बढ़ाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, मोलैलिटी कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा। देयर आर टू लिक्विड्स एंड बी है, पी नॉट ए पी नॉट बी इन द रेशियो, अच्छा ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन लिक्विड फेज में इतना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, हमसे वाई ए पूछा है, वाई ए क्या होता है भाई, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी, टोटल, टोटल क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही होता है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो मैं मुझे पता है कि पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी दिया हुआ है कितना, 1:3, तो इसको एक्स मान लो, इसको थ्री, डायरेक्ट 1 और 3 लेके भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। उसको 1x मान लो, उसको 3x, यहाँ पे भी क्या है, मोल एन ए अपॉन एन बी दिया हुआ है कितना है भाई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आएगा, 1/4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा, 3/4, क्योंकि वो तो मोल का रेशियो है। मोल फ्रैक्शन ये रख दो, तो पी नॉट ए की जगह वन वन ही रख दो डायरेक्ट, एक क्योंकि एक्स कॉमन आगे कैंसिल ही हो जाता है, कोई मसला ही नहीं। चलो, पी नॉट ए की जगह वन रख दो, वन रखो डायरेक्ट, एक्स ए की जगह 1/4, ठीक, अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी की जगह डायरेक्ट 3 रखो, एक्स बी की जगह डायरेक्ट 3/4, कितना आ रहा है, सॉल्व हो गया, 4 4 कॉमन हो गया, 1/10 आ रहा है, 1/10 मतलब 0 ये आ रहा है, 4 कॉमन हो गया, ऊपर वाले से 4 चला गया, अभी कैलकुलेशन फास्ट रखें, प्लस रखें, फास्ट, देख लो एक बार, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाते
कह रहा वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of sucrose at 373 Kelvin is found to be this molality of अच्छा ये तो molality of the solution at the same temperature मैंने कहा था क्वेश्चन भी आएगा मोलेलिटी वाला वापिस ये ऑप्शन देख रहे हो ये वाला ऑप्शन कितना थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो मसला खड़ा हो जाएगा अपॉन पी एस की पी नॉट पी एस N1/N अरे N1/N2 नहीं हाँ N1/N2 को फिर जब मोलैरिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाता है M इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 ये स्मॉल m क्या है मोलैरिटी ये है मोलार मास ठीक पी नॉट कितना था भाई पी नॉट कितना होता है वेपर प्रेशर 100 केल्विन पे कितना mmHg होता है कितना mmHg होता है 760 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 760 mmHg मतलब वहां केल्विन है ना इसी को क्या लिखोगे 373 केल्विन तो 760 माइनस घट के कितना हो गया 750 अपॉन 750 इक्वल टू मोलैलिटी निकालना है मोलार मास सुप बताओ कितना होगा कितना आएगा ये सॉल्व होगी 342 अपॉन कितना आएगा 1000 अब इसी को आप सॉल्व कर लें तो आपका मोलैलिटी आएगा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है तो फट से चलो भाई जल्दी बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करके देखें आप क्या आ रहा है जल्दी बताएं तो क्या आ रहा है चलो चलो जल्दी सॉल्व करो भाई हम्म जल्दी बताएं जल्दी जल्दी बता दो भाई आगे बढ़े चलो निकाल लेना और सॉल्व करने में आप देखेंगे अगर आपने यहाँ गड़बड़ लिया सॉल्व करना इसी दोनों में से कोई आएगा शायद ये आए अगर तुम एग्जाम में यहाँ पे 760 ले लोगे क्या तो पता है आंसर ये वाला शायद आ जाएगा आप सॉल्व करके देखना ठीक है चलो हम आगे बढ़ते हैं आप इसको सॉल्व कर लेना चलो सॉल्व कर लोगे ना भाई देख लो हम्म कितना आएगा वोट ये हट गया हम्म तो सॉल्व करो यहाँ पे कितना अच्छा ये 10 आया तो ये आया 1/, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है 1/75 1000 गया ऊपर तो नीचे क्या आएगा अच्छा ये गलत है तो मोलार मास मैंने सल्यूट का ले लिया है मोलार मास सॉल्वेंट का होगा 18 ठीक है 25 3 जा 25 4 40/54 2 से डिवाइड कर दो 27 डिवाइड कर दो 20 अब इसको सॉल्व करना एग्जैक्ट निकाल के देख लेना क्या है ठीक है freezing point of a 4% aqueous solution of A is equal to the freezing point of 10% aqueous solution of B if the molecular weight of A बताओ क्या होता है भाई डेल्टा टी एफ क्या होता है भाई के एफ इंटू एम
और कह रहा है दोनों के डेल्टा टी एफ बराबर है। क्या है? दोनों का सेम है कह रहा है, मतलब डेल्टा टी एफ वन इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ टू, मतलब के एफ भी सेम हो जाएगा, तो के एफ इंटू एम वन इज इक्वल टू के एफ इंटू एम टू। चलो मोलेलिटी बताओ पहले वाली, कितना परसेंट है? 4%। 4% का मतलब 4 ग्राम सल्यूट है इसमें इन 96 ग्राम सॉल्वेंट में। ये मतलब होता है मोलेलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सल्यूट। मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास कितनी में आएगा? ए का मोलार मास यहाँ दिया हुआ है 4/60। और मोलेलिटी में क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। कितना मास? 4 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कितना? वो 96। ऊपर 1000, अगर 1000 नहीं लिखोगे तो भी, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाना है। दूसरा वाला कितना परसेंट है? 10%, मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट है, और उसका मोलार मास हमसे पूछा है। 10 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कितना बचा? 90। कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट? ये हो गया अपन मास ऑफ द सॉल्वेंट, किसमें? केजी में, तो ऊपर 1000 लेंगे। वैसे भी 1000 चला जाएगा। चलो ये जीरो से ये जीरो चला गया, एम गया उधर, ये चला गया इधर। कितना आ गया एम की वैल्यू? ये दोनों उधर चले गए, तो 60 × 96 अपॉन 9 × 4। 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 15। 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 5, 3 से डिवाइड करो इसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 116, 160 है ऑप्शन। 160 आ रहा है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, देख लो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए कि नहीं? इसको सॉल्व कर लोगे? हम्म, क्या इसको आप सॉल्व कर पाएंगे? हमारा जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो एक्चुअल में किसका होगा? वो दोनों का मिला के होगा, क्लोरोबेंजीन का और प्लस वाटर। कह रहे ना, वाटर एंड क्लोरोबेंजीन हाई मिक्सेबल, देयर मिक्सचर बॉयल्स एट इतना अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर ऑफ दिस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। कितना है भाई? कितना? तो हमें वेपर प्रेशर किसका चाहिए? क्लोरोबेंजीन। तो कितना आएगा? सोल्यूशन का कितना था? 7.7 इंटू 10⁴ था। अब इसको लाके इधर माइनस कर दो। वाटर का दिया हुआ है कितना? वेपर प्रेशर आ गया क्लोरो बेंजीन, कितना आ रहा है भाई? ये पावर 4 कॉमन आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁴। ये किसका है भाई? सी भी लिख देता हूँ, क्लोरो बेंजीन का। करेक्ट। हमें पता है जो वेट होता है, वेट। हमसे क्या पूछा है? वेट। सोल्यूशन में जो वेट, मतलब जो मोल हो, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इन सोल्यूशन मोल जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के। मतलब उनके अपने पार्शियल प्रेशर के ना। मोल जो होगा प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रेशर की। इसका मतलब अगर मैं मोल निकाल, इसका मोल ऑफ, हमसे क्लोरोबेंजीन, चलो ऊपर क्लोरोबेंजीन लिखा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। मोल ऑफ वाटर उनके प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा। चलो क्लोरोबेंजीन का प्रेशर कितना है? 0.7 इंटू 10⁴ अपॉन उसका कितना था? 7 इंटू 10⁴। ये गया, कितना आ गया? 1/10 आ गया। सही। तो हमें पता चलेगा जो मोल होता है, मोल। अगर हमें वेट चाहिए, वेट डब्लू, वेट क्लोरोबेंजीन का, वेट वाटर का, ये क्या होता है? वेट क्या होता है भाई? वेट कैसे आता है? मोल का फार्मूला पता है ना? मोल होता है वेट अपॉन मोलार मास। तो वेट कैसे आता है? जब मोल को मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दे। मोल का रेशियो ये 1 इंटू क्लोरोबेंजीन अपॉन 10 इंटू वाटर। वाटर का होता है 18।
ये मास का रेशियो हो जाएगा। उनके मोलार मास से बस क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मोलार मास क्लोरोबेंजीन का कितना होगा भाई? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, यहाँ रख लेना। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला बताओ क्या होता है? C6H5Cl। यही तो क्लोरोबेंजीन है। 72 प्लस 5 प्लस 35.5 ऐड करो। 40। 112 ये आ रहा है। ये वेट का रेशियो। हमसे वेट परसेंट पूछा है किसका? क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियर थोड़ा कैलकुलेटिव था। 1 पॉइंट जिसका परसेंटेज पूछा है उसका मास ऊपर अपॉन टोटल। टोटल कितना हो गया भाई? टोटल टोटल इंटू 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगी। सॉल्व कर लेना। वेट परसेंट पूछा है, इंटू क्या करोगे फिर? वेट करो। अब इसी को आप सॉल्व कर लेना। कितना आता हुआ दिख रहा है? फिर 112 है। 110 मान लें। 110, 190, 29, 10/30, 1/3। हाँ, इसी के आसपास यही शायद आएगा। चेक कर लेना, यही आएगा। क्योंकि अप्रोक्स में वही आता हुआ दिख रहा है कुछ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पहले क्या है कि हमने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। हमें पता है कि जो सोल्यूशन में जो मोल होगा वो अपने प्रेशर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इन सोल्यूशन जो मोल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। जैसे मोल आया, मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दिए होगे तो वेट का रेशियो आ गया। तो वेट का रेशियो आ गया तो परसेंटेज भी आ जाएगा। चलो, अगले क्वेश्चन। Regulate the weight of non-volatile solute having molecular force 40 which should be dissolved in 57 gram octane to reduce its pressure. प्रेशर कितना घटा भाई? 80%। तो मैं क्या करूं? पी नॉट माइनस सोल्यूशन अपॉन सोल्यूशन। क्या फिर वही फार्मूला यूज कर? N1/N2। प्रेशर कितना घट गया? 280%, मतलब फाइनल का 80% बच गया। पी नॉट माइनस कितने? 80% का मतलब 0.80 पी नॉट, या 0.80 लिखो, 0 0 हटा दो। 0.8 पी नॉट, यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं? 0.8 पी नॉट। तो सोल्यूशन का हो गया। N1 क्या है भाई? कह रहा वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 40। अच्छा, उसका मास ही पूछा और उसका मोलार मास 40 दिया हुआ। डिजोल्व इन कितना ग्राम ऑक्टेन? 57 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन का मोलार मास होगा। ऑक्टेन क्या होगा भाई? C8। 8 टू द 16 और 2 18 ना। कितना आएगा? 96 और प्लस 18 कितना आया भाई? सोचो तो। 114 कितना आया? और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा। 2 ऊपर 40 नीचे है, तो फिर डिवाइड होके M/20 बचेगा। यहाँ से क्या आ रहा है देखो कि यहाँ से आएगा 0.2 अपॉन 0.8, मतलब 1/4 आ रहा है। इधर से आ रहा है M/20। 4 5 20, उधर हो गया 5। तो M की वैल्यू कितनी आ गई? M की वैल्यू 5 ग्राम। 5 ग्राम है, हाँ यहाँ है। समझ गए? आगे बढ़ जाऊं मैं? देख लो। फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन आउटसाइड स्टेट तो डेफिनेशन है भाई। बता दो कौन सा सही है? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। नहीं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यस, यही करेगा। ये तो डेफिनेशन है, आपने लिखी होगी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। सही बात है, इवापोरेशन सरफेस पे ना में ना होता है। इवापोरेशन क्या होता है भाई? ये एक सरफेस फेनोमेना है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, क्या होगा? जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसको इवापोरेशन के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। क्या होगा? इवापोरेशन का रेट फास्टर होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन उतना फास्टर होगा। पहला तो करेक्ट। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस फास्ट इज द ना 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 फास्ट तो नहीं होगा भाई, ये तो गड़बड़ लिखा है।
अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इवापोरेशन कैसे होगा? इवापोरेट हो ही नहीं पाएंगे जब तक कि उनमें फोर्स वीक ना हो, बॉन्ड आसानी से टूटने में आए। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर फास्ट स्ट्रॉन्गर होंगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो होगा ना कि फास्ट। रीजन गलत हो गया। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स है थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज कितना है भाई? CH2, एक्चुअल में HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड्स मत। There are solution containing 3 gram per liter of the compound exert the same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution। ये भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी ग्लूकोज है, मतलब दोनों का बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 है। पहली बात तो ये, वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी एक, और क्या है भाई? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का भी तो आई बनी होता है, नॉन रेजोनेंट है। इसका मतलब दोनों का बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 है, तो पाई की वैल्यू सिर्फ क्या लिखी जाएगी? CR। सोचो RT भी सेम है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कब सेम होगा? जब दोनों के कंसेंट्रेशन सेम होंगे, मतलब दोनों की मोलेरिटी बराबर होगी। मोलेरिटी का फार्मूला बता दो भाई तुम। मैं, जो इसकी मोलेरिटी है वही इसकी भी होनी चाहिए, बस खेल खत्म। मोलेरिटी क्या होता है? क्या लिखोगे भाई? डायरेक्ट लिखो। मोलेरिटी क्या लिखोगे? वो सोल्यूशन में कितना है? 3 ग्राम पर लीटर, ध्यान दें। 3 ग्राम पर लीटर। और नीचे क्या आएगा? मोलार मास आएगा। क्यों? अरे वो 3 ग्राम है पर लीटर, मतलब मास है 3। अच्छा, ऐसा लिख लो। मोलेरिटी का फार्मूला क्या होता है भाई? मोल्स। मोल्स में क्या होता है? मास है 3 ग्राम और वॉल्यूम है 1 लीटर। मास अपॉन मोलार मास, वॉल्यूम 1 लीटर दिया है ना उसने, ये हमारा मास, मोलार मास। यहाँ पे देखो ग्राम में दिया है, यूनिट। 3 ग्राम पर लीटर हमें क्या होता है? 3 मोल। मोल कैसे बनाओगे? मोल के लिए मोलार मास से डिवाइड करो। तो ये मोलेरिटी क्वेश्चन में दी हुई है, दोनों की मोलेरिटी बराबर होगी तभी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। 3 अपॉन मोलार मास। 0 आ गया मोलार मास, कितना हो गया भाई? 3 अपॉन 0.05, ऊपर 100 कर दो, 300 हो जाएगा। नीचे 5, 5 6 30, कितना आया? 60। तो उसका मोलार मास कितना होगा? 60। अच्छा, 60 मोलार मास। उसका इंपेरिकल फार्मूला, इसका मास देखो कितना है? 12 प्लस 2 प्लस 16, कितना आ रहा है? 30। इंपेरिकल फार्मूला 30 है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला 60 है, मतलब जस्ट डबल। इसका क्या मतलब है? मोल कांस्टेंट बड़े हो गए ना, इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब कार्बन 2 है, जस्ट डबल है। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, कौन सा ऑप्शन आएगा? ये। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, ये जी नहीं होगा, यहाँ पे है 3। चलो वो तो है भी नहीं, वैसे भी करके क्या फायदा। चलो, समझे? ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, अच्छा था। पहला तुम्हें लॉजिक ये लगाना था कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक ग्लूकोज सोल्यूशन है, मतलब दोनों का बॉन्ड ऑफ फैक्टर तो बनी हो, वो टूटेगा नहीं, ये नॉन वोलेटाइल ये भी। तो जैसे ही आई वन हुआ तो हमें पता है पाई इज इक्वल टू, पता है ना, आई इंटू सी इंटू आर टी। जब आई सेम आर टी सेम तो दोनों आइसोटोनिक कब होंगे? जब आइसोटोनिक है ना, उसने बोला है क्वेश्चन। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या? आइसोटोनिक, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों की मोलेरिटी भी सेम। जो इसकी मोलेरिटी वही उसकी मोलेरिटी, तो इसको वहां यूज कर लो। फट से मोलार मास आ गया, पता चल गया कि उसका इंपेरिकल फार्मूला ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये। चल, आगे बढ़ जाओ। हाँ, ये सॉल्व कर दोगे? क्या इसको आप सॉल्व कर पाएंगे? कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन इज फाउंड बाय मिक्सिंग टू volatile liquid A and B, X and XB are mole fraction of A, ठीक है, and B respectively in the solution।
एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। ठीक है, हमें एक ग्राफ ड्रा किया गया है किसका, कह रहा हमने एक ग्राफ ड्रा किया, वन अपॉन वाई ए को वाई एक्सिस पे रखा गया है, वन बाई एक्स ए को एक्स एक्सिस पे रखा गया है। तो कह रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन देता है। क्या कह रहा है ये, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन देता है, तो कह रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो कह रहा है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, बताओ क्या किया जाए, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन, जल्दी बताओ। पहला काम है किसके, देखो ये वन अपॉन वाई है, मतलब हमें y बराबर वन अपॉन वाई ए लाना है। हमारे दिमाग में आना चाहिए वाई ए का फार्मूला क्या होता है। पहला काम तो वाई ए का फार्मूला दिमाग में है, वाई ए क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन टोटल, टोटल में क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये होता है, ये तो क्लियर। और अगर मैं इसको वन अपॉन वाई ए कर दूं, अब इसको अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए। मुझे एक्चुअल में ग्राफ किसका ड्रा चाहिए, एक्स ए है, तो मैं क्या करूं, जब मेरे ध्यान में यही आना चाहिए कि यहाँ पे क्या है वाई है, यहाँ पे एक्स ए है, तो मैं क्या सोचूं कि जो इसमें एक्स बी है उसको हटा दूं। तो एक्स बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पता है टोटल मोल फ्रैक्शन वन होता है, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी वन होता है, तो एक्स बी को मैं रिप्लेस करता हूँ किससे, एक्स ए से। चलो क्या बनेगा, जो रिलेशन चाहिए उस हिसाब से तुम्हें सोचना पड़ेगा, तब तुम्हें कुछ रिलेशन नजर आएगा, अदरवाइज नजर भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। वन माइनस एक्स है बी नॉट एक्स एक्स, अब क्या करो सेपरेटली दोनों को डिवाइड कर, क्या करें सेपरेटली क्या कर दें दोनों को, इसको हटा देते हैं। ग्राफ जब आ जाएगा तो देख लेंगे, मुझे पता चल गया कि हमें किसके बीच लेना है। अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ अलग अलग, तो क्या आएगा, ये तो सेम है तो वन बचेगा प्लस ये पी नॉट बी है, क्या है ये पी नॉट बी है, देखो पी नॉट बी वन से मल्टीप्लाई हुआ था, और नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा पी नॉट ए एक्स है, फिर माइनस आ गया क्योंकि बीच में माइनस है, तो फिर क्या है माइनस है, तो क्या बचा पी नॉट बी, यहाँ से एक्स से आया, नीचे पी नॉट ए एक्स है, तो एक्स से एक्स से हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ पी नॉट ए। अब मेरा एक रिलेशन है, देखो वन अपॉन वाई है, मुझे एम एक्स चाहिए और एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स है, देखो यहाँ दिख रही है, तो मुझे पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू वन बाई एक्स है, इसको एक साथ कर दिया और इन दोनों को एक, तो क्या बचा प्लस वन माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, यही रिलेशन हमारा ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये हमारा स्लोप है एम, देख लो y की तरफ वन बाई वाई है, x की तरफ वन बाई एक्स है, करेक्ट। देख लें आप, देख लें भाई हमारा आंसर आ चुका है, स्लोप पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। पहले हमें सोचना कैसे था कि हमारा जो ग्राफ है वो वाई ए और एक्स ए में, तो पहले सोचो कि वाई ए का फार्मूला क्या होता है, फिर हमें एक्स ए लाना है, मतलब एक्स बी को हटा दो। अगर यही ग्राफ किसके बीच पूछा जाए, वाई ए और एक्स बी के, तो हम एक्स ए को हटाएंगे तब एक्स बी को रहने देंगे, समझ गए, तब एक्स ए को हटाएंगे, समझ गए। थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा खुद से जब क्वेश्चन आएगा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन तो समझ गए ना कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है ये कि विच सोल्यूशन विल शो द मैक्सिमम वेपर प्रेशर, विच सोल्यूशन विल शो द मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट 300 केल्विन। मैक्सिमम प्रेशर किसका आएगा, हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सबका कंसंट्रेशन सेम है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा लोअरिंग होगी उतना प्रेशर कम होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई इंटू एम। अगर जिसका आई ज्यादा होगा, मान लो आई
सेम है सब, मोलैरिटी सबकी सेम है तो इसको हटा दो। जिसका आई बढ़ेगा उसकी लोअरिंग ज्यादा होगी, मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा घटेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो वेपर प्रेशर होगा, रिलेटिव नहीं, वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट होता है इनवर्सली। तो हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्स है आई है, और वेपर प्रेशर भी इनवर्स है। ठीक, बताओ किसका आई सबसे, जिसका आई ज्यादा उसमें लोअरिंग ज्यादा होगी, तो लोअर हो गया मतलब प्रेशर घट गया। तो सबसे कम जिसका आई होगा, ये तो सुक्रोज है, इसका तो आई 1 होता है। ये कैल्शियम CaCl2 है, 2+1 3, एक सोडियम एक क्लोरीन, आई की वैल्यू 2। एसिटिक एसिड पूरी तरीके से नहीं टूटता, इसकी आई की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में आएगी, जितना परसेंट टूट जाए, 20 30 40 जो भी। तो जिसका आई सबसे कम उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कह रहा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर टॉल्यूइन इज दिस, अच्छा एलिवेशन दिया हुआ, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो भाई ये आपको केबी दिया हुआ है, केबी, और ये बॉइलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है जिसपे वो टॉल्यूइन बॉयल होगा। अब पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइज, बताओ केबी का फार्मूला क्या पढ़े, क्या पढ़े हो, आर इंटू टीबी का स्क्वायर इंटू मोलार मास अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो केबी की वैल्यू कितनी दी है, 3 पॉइंट, तो हम इसमें रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, केबी की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, कितनी आएगी, केबी की वैल्यू अब आप यहाँ रख लो, कितनी आ रही है, 3.32 ये दी हुई है, रखो यहाँ। आर है गैस कांस्टेंट, कितना होता है 8.314, बॉइलिंग टेम्परेचर वहां दिया हुआ है 110.7, उसको केल्विन बना, क्या बना लो, उसको केल्विन बनाओ, कितना आएगा 110.7, ये डिग्री सेल्सियस, केल्विन बना लो 273 ऐड कर, 7383, कितना आया, केल्विन में रखा जाएगा 383.7 का होल स्क्वायर इंटू मोलार। मोलार मास रखो भाई, कितना आएगा, मोलार मास निकाल लो, और नीचे क्या आएगा 1000 इंटू डेल्टा है। ये फार्मूला मोलार मास निकाल के यहाँ रखो, यहाँ पे मोलार मास निकालो, फार्मूला डेल्टा एच उधर लाओ, 3.32 नीचे आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके बताओ क्या है। चलो जल्दी बताओ क्या आ रहा है, कितना टाइम हो गया। अच्छा, बस 2 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं फिर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बस 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, इसके अलावा इसके बाद 2 और क्वेश्चन। बहुत कितना है भाई इसका मोलार मास, टॉल्यूइन होता क्या है, C6H5, क्या होता है उसके ऊपर CH, 7 कार्बन है, 84, 5 3 8, तो 8 हो गया, 92, यहाँ क्या रख लो 92। तो इतना तुम्हें सॉल्व कर लेना, डेल्टा एच उधर लाना है, 3.32 नीचे लाना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, फाइनल आंसर जो भी आएगा किलो जूल में ध्यान देना है, किसमें है भाई, किलो जूल में है, तो मतलब ये जूल में आएगा पहले, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको आप सॉल्व कर। आइसोटोनिक सोल्यूशन डू नॉट शो फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस, सही बात है, आइसोटोनिक सोल्यूशन कैसे ऑस्मोसिस करेंगे, ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई जिधर लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, लो कंसंट्रेशन का मतलब है कि जिधर सॉल्यूट के मोल कम हो, सॉल्वेंट के ज्यादा हो, तो उस तरफ से जाता है, समझ गए, मतलब लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसा ही बोल सकते हो।
हाई पोटेंशियल का ये मतलब है कि जिधर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा, उधर से लो की तरफ जाएगी। लेकिन जब वो आइसोटोनिक हो गया, दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आई इज इक्वल टू आई सी आर टी, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, उसमें तो ऑस्मोसिस पॉसिबल ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा एक तरफ से दूसरी तरफ। इसका मतलब है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होगा। डू नॉट सो, अच्छा ये तो सही है ना, तो ये तो पहला तो सही है, इसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन है इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, पहला ऑप्शन। ठीक है, मजा आया। लास्ट क्वेश्चन। अरे ये तो रिपीट हो गया ना, सर ये तो रिपीट हो गया, टोटल हमें 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन थे, ये रिपीटेड हो गया ना, 31 हो जाएगा। पीछे आया था भाई इसका आंसर, ये पूछा है क्या? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर से कंसंट्रेशन, इसका आई की वैल्यू 3 आ रही है, इसकी भी आई की वैल्यू 3 आ रही है, 3 into 0.1, 3 into 0.1, पीछे तो आया था ये। ठीक है, ये था हमारा सोल्यूशन जो फिनिश हो गया। 30 क्वेश्चन में लिए थे सब। आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना, आइडियल नॉन आइडियल की, और हेनरी सॉलिबिलिटी, ठीक है, हेनरी ला थोड़ा सा पढ़ लेना आप, थ्योरी पढ़ लेना उसकी, और आइडियल नॉन आइडियल की डेफिनेशन। ठीक है, चलो।